Friends, welcome to the fourth lecture. And in this lecture, yesterday I had already told you that I'm deciding. मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं किस सब्जेक्ट को पहले चूज़ करूँ. चूँकि बीपीएससी की तारीख आ चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इतिहास सेक्शन से शुरू करेंगे. और उससे पहले हम लोग ब्रीफ में जानेंगे कि बीपीएससी के सेक्शन वाइज कौन से कितने क्वेश्चंस आते हैं. हालांकि ये बातें आपको मोटा मोटी पता होंगी, लेकिन 2 मिनट में इसे बिल्कुल हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग समझेंगे कि बीपीएससी जो है इसमें क्वेश्चंस किस ढंग के पूछे जाते हैं. तो बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री बीपीएससी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है. और ये लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस हमें देता है. 30 से 35 को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो बिल्कुल उसको हम करेंगे एंशिएंट. एंशिएंट का मतलब हो गया प्राचीन, ठीक है. इसके बाद हम लोग रखते हैं मिडाइवल, इसे हम कहेंगे मध्यकालीन. और फिर रखेंगे यहाँ मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये हो गया हमारा आधुनिक, ठीक है. अब बिल्कुल देखेंगे 30 से 35 क्वेश्चन में, तो यहाँ मैं 5 क्वेश्चंस मान के चलता हूँ, मोटा मोटी 5 क्वेश्चन मैं यहाँ भी मान के चलता हूँ, ठीक है. 10 हो गए. और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं बिल्कुल यहाँ पर क्लियर लिख दूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं. सो हिस्ट्री एज अ होल प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री को मिस करने का नहीं सोचना है हमें, ठीक है, कि बिल्कुल कम मार्क्स आते हैं, इसे कैसे डील किया जाए, इस ढंग की चीज़ों को नहीं सोचना है. क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री का फाउंडेशन हम लोग ऐसा बनाएं ताकि ये यूपीएससी तक, चूँकि यूपीएससी में भी एक सब्सटेंशियल पोर्शन है, एक बिल्कुल अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन तक आते हैं. तो मैं हिस्ट्री में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से शुरुआत से बेस बनाऊँगा, ठीक है. तो हिस्ट्री को हमने समझा कि ये जो हमारा टोटल 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से हमें आएंगे. हिस्ट्री के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला सेक्शन है वो है हमारा बिहार स्पेशल. बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल से भी हम लोग 30 to 35 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं. बिहार स्पेशल में बिल्कुल इंक्लूड करता है इसका हिस्ट्री बिल्कुल अलग होगा, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार के करंट अफेयर्स, इन चीज़ों को, ठीक है. तो इसे सेक्शन वाइज हम लोग बाद में जब बिहार स्पेशल की टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस समय इसके डिटेल सिलेबस को मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है. बिहार स्पेशल के बाद अगर हम लोग अगली चीज़ देखें तो हिस्ट्री बिहार स्पेशल हो गया हमारा. थर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस, ठीक है. साइंस में भी 30 क्वेश्चंस हैं. 30 क्वेश्चंस बहुत ही कंसिडरेबल माना जाता है, जिसमें हम लोग माने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इससे 10 एंड 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो लगभग 120 क्वेश्चंस, लगभग नहीं 100 क्वेश्चंस मान के चलते हैं कि हम लोगों को यहीं से आने हैं, ठीक है. और इसके बाद हम लोग बिल्कुल यहाँ आए तो करंट अफेयर्स लिख देते हैं. करंट अफेयर्स से भी लगभग 30 क्वेश्चंस मैं मान के चलता हूँ कि इससे पूछे जाते हैं. और इसके अलावा जो अलग चीज़ है वो है, मान लो पॉलिटी हो गया, थोड़ा इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें जो ETC, ये बाकी अलग सेक्शन में आ जाता है. जो भी बचे 150 क्वेश्चन छोड़ के बचते हैं वो इस सेक्शन में कवर होता है. इसलिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान हमें मुख्य बातें ध्यान रखनी है कि यदि हमारा कंट्रोल इतिहास पर, बिहार स्पेशल पर और करंट अफेयर्स पर, अगर इन तीनों में बिल्कुल अच्छी पकड़ है तो वी आर गुड टू गो विद दिस. और अगर साइंस हमारा 10 तक बिल्कुल ठीक ठाक है तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ उसे रिवीजन करेंगे और ये बिल्कुल इजी से हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. तो आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि आज मैं हिस्ट्री शुरू करने वाला हूं. हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे. तो अब इस दौरान हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में जो है हमें समझना होगा सबसे पहले कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री. हिस्ट्री अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी बोरिंग लगती है कि यार ये क्या पकड़ा दिया, लेकिन नहीं, हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके. तो अब हम आते हैं यहाँ पर हिस्ट्री, ठीक है. हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें टूल्स चाहिए. हम किस आधार पर इतिहास का अध्ययन करेंगे, व्हाट आर द ग्राउंड्स और द फैक्ट्स, ठीक है. तो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं. एक तो यहाँ
आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस क्या है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस के बाद हम लोग देखेंगे लिटरेरी रिसोर्सेस क्या है, लिटरेरी रिसोर्सेस क्या है, ठीक है। और इन दोनों के अध्ययन के आधार पर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स मैं लिख दूं यहां पर, बिल्कुल हिंदी में कंफर्टेबल करने के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसे कहेंगे पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और ये हमारा हो गया साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इन्हीं चीजों के आधार पर हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं और इन दो चीजों के आधार पर हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल समझेंगे इसे बिल्कुल इजी वर्ड में। उसे पहला हम कहेंगे द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड कहने का मतलब हो गया, इसे कहते हैं हिंदी में प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अब ये क्या होता है, पहले हम लोग इसके टाइप्स को लिखते हैं, प्री हिस्टरी पीरियड, फिर इसे कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हिंदी में हम लोग लिखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। एक्चुअली आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, लेकिन मैं बिल्कुल चाह रहा हूं कि ये किसी भी मीडियम के बच्चे के लिए काफ़ी एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो इसलिए मैं हिंदी भी लिख रहा हूं साथ में, थोड़ी मोड़ी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बिल्कुल उसको लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा हो जाता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब ये है क्या चीज़ है, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं बिल्कुल 2 टूल्स से, कि हमें जो है यहाँ से साहित्यिक प्रमाण क्या मिले हैं, कौन सी किताबें कहाँ से मिली हैं और किताबों में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि वहाँ से पुरातात्विक स्रोत क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या कह रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अब इस चीज़ में हम तो इस कड़ी में देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो हमारा है वो है क्या। अब इस दोनों के आधार पर इसे डिसाइड करेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब हुआ कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, ठीक है, ये हमें अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स अवेलेबल है, लेकिन लिटरेरी रिसोर्स नहीं है हमारा, ठीक है, लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो हमारा स्टोन एज है, स्टोन एज में हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं, पत्थर के बहुत सारे सामान मिले हैं, लेकिन लिटरेरी रिसोर्स हमारा वहाँ नहीं है। सेकेंड जो पीरियड आता है हमारा वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब इसे क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी हैं, लिटरेरी रिमेन्स भी हैं, लिटरेरी रिमेन्स भी हैं, लेकिन नहीं पढ़ा जा सका, समझे। मतलब लिटरेरी रिसोर्स हमारे पास है लेकिन हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब इसके क्या एग्जांपल्स होंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में अगर देखी जाए तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग देखते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें बहुत तरह की लिटरेरी रिसोर्स मिली हैं, लेकिन अभी तक लिटरेरी रिसोर्स उसके डेसिफर नहीं किए गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो है हमारा वैदिक काल भी आता है, क्योंकि उस समय लिटरेरी रिसोर्स के रूप में वेदा थे नहीं, वेदा उस समय श्रुति के रूप में थे। इसका मतलब उस समय पोम के थ्रू वेदा को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले गया, ठीक है। और ये वेदा का वेद जो लिखा गया वो आगे के काल में लिखा गया, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक जो पीरियड है हमारा, उसे हम एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं, जहां पर कि हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं, लिटरेरी है, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है बिल्कुल बहुत ही सिंपल हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें कि लिटरेरी रिसोर्स भी हमारे हैं और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स भी हमारे हैं, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा कि हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और लिटरेरी रिमेन्स के आधार पर पढ़ते हैं, और इस आधार पर हिस्ट्री को 3 पोर्शन में बांटा गया। प्री हिस्टोरिक पीरियड दैट इज जनरली कॉल्ड द स्टोन एज,
पाषाण काल हिंदी में उसे कहेंगे। फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, वैदिक पीरियड, ठीक है, जिसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों आते हैं। फिर हिस्टोरिक पीरियड जनरली जो है वो हमारा महाजनपद पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ों को समझा। अब हम लोग आगे ये समझेंगे कि हिस्ट्री पढ़ने के दौरान हम कौन कौन से स्केल लेके बैठेंगे, कौन कौन से पैमाने तैयार करेंगे जिसके आधार पर हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। द ग्राउंड और द फैक्ट्स ऑन विच वी विल स्टडी हिस्ट्री, पहले हम वो तैयार करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हिस्ट्री इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ डेट्स और द नेम्स ऑफ द किंग। हिस्ट्री केवल राजा महाराजा के नाम याद करने के और वो कब आए कब गए, केवल इतना नहीं है। हिस्ट्री इज टू नो आवर पास्ट, to know our past, how the economy, how the society, how the culture, how the language, इन चीज़ों के कैसे उद्गम हुए, इन लोगों का क्या इवोल्यूशन रहा, उसके इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहें कि हिस्ट्री पढ़ने के दौरान हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वहाँ की, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व चीज़ें हो गई। पुरातत्व चीज़ कहने का क्या मतलब हुआ कि किस तरह की बिल्डिंग्स बनी है, बिल्डिंग्स किस तरह की बनी है, ये चीज़ें वहाँ की लेवल ऑफ डेवलपमेंट दिखाती है, बिल्कुल क्लियर है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिखाती है। आर्किटेक्चर जो है ये हमें समझाता है वहाँ की क्या हर तरह की कंडीशंस क्या होंगी। मतलब आर्कियोलॉजी पढ़ के जो है हम यहाँ पर क्या क्या समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले आर्कियोलॉजी में समझेंगे कि यहाँ पे कल्चर क्या रहा, ठीक है। कल्चर के बाद हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर इकोनॉमी क्या रहा, ठीक है। इकोनॉमी क्या रहा, इकोनॉमी में जैसे क्या समझेंगे हम, इकोनॉमी में हम लोग समझेंगे सपोज करो कि ट्रेड क्या रहा, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कॉइन्स क्या है, ठीक है। किस तरह के सील्स यूज किए गए हैं। सील्स का मतलब मुहर है। आज भी हम लोग बिल्कुल अपने कंपनी का मोहर अपने लेटर पैड पे मारते हैं, उसके आधार पे आगे इसे कहीं अपनी पहचान मिलती है। तो बहुत तरह के सील्स हो गए, बहुत तरह के ऐसे रिमेन्स हैं जो हमें मिले हैं जिसके आधार पे हम ये पता करते हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है वो विदेशियों के साथ या फिर लोकल्स के साथ कितना ज़्यादा मिला जुला रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमी पढ़ने के दौरान हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे और कौन कौन से एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या रहा है उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमी के बाद हम पढ़ेंगे सोसाइटी। सोसाइटी किस ढंग की है यहाँ पे। सोसाइटी एज अ होल कहने का मतलब हो गया टू बी वेरी पर्टिकुलर। सोसाइटी में हम लोग पढ़ेंगे वुमेन के क्या कंडीशंस रहे हैं, महिलाओं की परिस्थिति के बारे में, क्योंकि ये बात आज भी कही जाती है द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स वुमेन, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं की परिस्थिति को समझने की बहुत आवश्यकता है। मैं बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अब हम अगर देखें कि वुमेन की सिचुएशन को एनालिसिस करें बिल्कुल शॉर्ट में, तो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में वुमेन के स्टेटस जो है बिल्कुल बहुत हाई थी। बहुत हाई का क्या मतलब हो गया, इनका जो है एजुकेशन, शिक्षा में ये बहुत आगे थी, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के बाद ये पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे थी। मतलब जब भी कभी विलेज असेंबली लगी, ग्राम सभा लगा, उस जगह महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं ये ऋग्वैदिक के बाद जो लेटर वैदिक, ठीक है, जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलेंगे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा कि ये सिचुएशन, एजुकेशन जो है, एजुकेशन डिक्लाइन हुआ और पॉलिटी से इनको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन जो है हम जब वैदिक काल का एनालिसिस करेंगे, उनके हर पहलू को समझेंगे, उस समय मैं विशेष में इसको बताऊंगा। तो मोटा मोटी अभी ये समझना है कि द लेवल ऑफ एजुकेशन क्या रहा महिलाओं का, पॉलिटिक्स में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा। अब ऋग्वैदिक काल में स्वयंवर की व्यवस्था थी कि महिला जो है अपने इच्छा से वर चूज करेंगी कि मुझे किसे शादी करनी है। ये महिला का बिल्कुल एक्सक्लूसिव राइट था, ये केवल उनका अधिकार था, उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकती है। लेकिन समय के साथ ये चीज़ें जो है काफ़ी निम्न स्तर पर गई और आज भी मतलब कभी कभी चीज़ों को सुनते हैं तो सोसाइटी में इन चीज़ों को अभी भी उतनी प्रधानता नहीं मिली है कि महिला अपने वर को, अपने हस्बैंड को खुद चूज़ करे। तो इसीलिए सोसाइटी का जो माइंडसेट है ये पढ़ेंगे कि वुमेन के प्रति कैसा रहा है। मतलब ऋग्वैदिक काल में सबसे हाईएस्ट, पॉलिटिक्स में भी ये बहुत ऊपर थी,
इसमें तो इन्हें पॉलिटिक्स से हटा दिया गया और महिलाओं को घर में बंद करने की प्रक्रिया जो है वो यहीं से शुरू हुई लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, अब हम अगली बात आते हैं। कल्चर हमने पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ ली, सोसाइटी पढ़ ली। अब एक तरह से हम लोग इसको टेक्नोलॉजी पे भी पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी पे भी, क्योंकि देखो अध्ययन तो हमें मूलतः यह करना है कि ये जो टाइम पीरियड्स हैं, इंडस वैली हो, वैदिक काल हो, महाजनपद हो, मौर्यन हो, इन चीज़ों को कौन सी ऐसी घटना है जो अलग कर रही है, क्या कारण है कि वैदिक काल खत्म हुआ, महाजनपद स्टार्ट हुआ, उसके जब हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी ने काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले किया है। चलो 1 मिनट के लिए अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमें ये पता चलेगा कि आप सपोज करें कि हम लोग सोच लेते हैं इस पर कि स्टोन एज में हमारा क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो हम लोग बताओ स्टोन एज में काफ़ी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज रही होंगी, लेकिन स्टोन एज में भी जो पहले के स्टोन एज थे, पैलेलिथिक, पूरा पाषाण काल, बड़े पत्थर, फिर छोटे, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और चीज़ें आसान होती गई। स्टोन एज के बाद हमारा एक मेटल एज आया। ठीक है, स्टोन एज और मेटल एज ने मिलके आगे की जो समय सीमा है उसको विभाजित किया। मेटल एज कहने का मतलब है कि सबसे पहले कॉपर एज आया, कॉपर एज, ठीक है, जिसको इसको ताम्र काल बोलते हैं, ताम्र काल। ठीक है, कॉपर एज के बाद ब्रॉन्ज एज आया। ब्रॉन्ज एज मतलब तांबा थोड़ा मजबूत हुआ, कुछ मिक्सचर किया गया इसमें, और उसके बाद ब्रॉन्ज एज आके मतलब तांबा की जो क्वालिटी है वो और मजबूत हुई। उससे क्या हुआ, तांबा की क्वालिटी मजबूत होने के कारण जंगलों का सफाया, खेती, कुछ और तरह की काम करने में मतलब थोड़ा ज़्यादा मदद मिलने लगा और चीज़ें चेंज हो रही थी। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी ने ही इकोनॉमी को बदल दिया। एग्रीकल्चर सरप्लस क्यों हुआ, क्योंकि जब लोहे का खोज हुआ तो उसे शुरुआती दौर में जो है उसे वॉर में यूज़ किया गया तलवार के रूप में। फिर बाद में जब यह खेती में यूज हुआ तो उससे मिट्टी की गहरी जुताई हुई, और मिट्टी की गहरी जुताई होने के कारण प्रोडक्शन सरप्लस हुआ। जब प्रोडक्शन सरप्लस हुआ, उत्पाद बढ़ा, तो उत्पाद बढ़ने के कारण हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार डेवलप हुआ। ठीक है, एक ट्रेडर कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ। तो इसलिए टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल थ्रू आउट द टाइम पीरियड हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इंडस वैली से लेकर के बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी तक, कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज लाए थे, जिसके कारण जैसे अर्घट हो गए, मतलब कुछ चीज़ें कुआं से पानी निकालने, रोटेटिंग व्हील्स वगैरह हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग विस्तृत में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब टेक्नोलॉजी में हमने बिल्कुल लाया कि स्टोन एज और मेटल एज। ठीक है, इसके बाद फिर वहीं आया आयरन एज। ठीक है, आयरन एज। अब इसी जगह हम सिविलाइजेशन को देखा जाए तो आयरन एज बिल्कुल यहाँ से वैदिक एज यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, वैदिक एज स्टार्ट होता है। ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज जो है ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। ठीक है, चलिए जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको एक भी चीज मैं मिस नहीं करने दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम सपोज करो रिलीजन को पढ़ते हैं। रिलीजन का भी एक अपना इवोल्यूशन का हिस्ट्री रहा है, बिल्कुल हिस्ट्री रहा है। हिंदुइज्म के ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर जब इसमें कर्मकांड की व्यवस्था बढ़ी, ठीक है, कर्मकांड की अर्थव्यवस्था बढ़ने के कारण जो है बुद्ध और जैन धर्म के प्रमोशन हुए। उसके बाद फिर जाकर के किस ढंग से हम लोग हिंदू काल में आए, उसके बाद फिर मिडिवल हिस्ट्री में जब हम आए तो वहाँ पर एक तरह से इस्लामिक एज बोला गया, और फिर क्रिश्चियन एरा में हम लोगों से जब अंग्रेजों ने हम पे शासन शुरू किया। तो एक तरह से रिलीजन हम पढ़ेंगे। रिलीजन के दौरान हम लोग सपोज करो टेम्पल्स पढ़ते हैं। टेम्पल्स पढ़ते हैं तो टेम्पल्स में हमें क्या पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी टेम्पल्स नहीं मिले हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है हमें, इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं ट्रेड बेस्ड है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल्स नहीं मिला। टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शंस स्टार्ट कब हुए, ये गुप्ता पीरियड के अकॉर्डिंग टाइम पे, गुप्ता पीरियड में ये स्टार्ट हुए। ठीक है, और ये अपने जेनिथ पे गया धीरे धीरे। जब पल्लवाज के आए, पल्लव लोग आए, ठीक है, पल्लव के बाद चोल, जो हमारा इंपेरियल चोल्स है, राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ेंगे और राजराजा चोला के बारे में पढ़ेंगे, और ये जेनिथ पे गया, बिल्कुल सबसे ऊपर, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे रहा टेम्पल। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो ये सारे पैमाने हमारे लिए समझने ज़रूरी है। तो अब इसी दौरान जो है अब हम लोग टाइम पीरियड लिखना शुरू करते हैं। मैंने बिल्कुल इतना ही बात लिखा है
ठीक है, मैं इनके एक्सप्लेनेशंस यहां से हटा रहा हूं। अब बिल्कुल इसमें अब हम बिल्कुल लिखना शुरू करेंगे कि हमारी जर्नी क्या रहेगी। हमने किनारा ऑलरेडी, जहाज हमारा किनारा छोड़ चुका है पहले 3 लेक्चर में। अब हमें रास्ता अख्तियार करना है और बिल्कुल यहाँ से ध्यान हमारा भटके नहीं, ठीक है। तो अब एंशिएंट हिस्ट्री में जो है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारी जर्नी क्या रहेगी। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारी जर्नी स्टार्ट होगी स्टोन एज से, ठीक है। स्टोन एज, इसको कहेंगे पाषाण काल, ठीक है। स्टोन एज को हम लोग, स्टोन एज पाषाण काल, जबकि पत्थर के हर चीज़ों को यूज़ किया जाता था उस समय। शिकार करना हो तो पत्थर का यूज़, इन तरह की चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। स्टोन एज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, लिथिक का मतलब स्टोन होता है, ठीक है। लिथिक मीन्स स्टोन, तो इसको हिंदी में कहेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है। पैलियोलिथिक एज। फिर दोबारा हमारा आएगा यहां पर मेसोलिथिक एज, इसे हम कहेंगे मध्य पाषाण काल। बिल्कुल जर्नी, बिल्कुल मैं बिल्कुल डिफाइंड बता रहा हूं कि हम लोग किस ढंग से आगे बढ़ेंगे। सो इट शुड बी नोटेड डाउन, जॉटेड डाउन इन योर नोटबुक। बिल्कुल खाली निहत्थे नहीं बैठना है, हमें बिल्कुल एक नोटबुक लेके बैठना है और जिन चीज़ों को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उनको बिल्कुल अक्षरशः वर्ड टू वर्ड आप बिल्कुल उतारने की कोशिश करें और ये चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, और फिर हमारा आता है नियोलिथिक एज, जिसे हम कहेंगे नवीन पाषाण काल। काफ़ी स्पेस हमने स्टोन एज में ही ले लिया है। चलो अब ये समझते हैं कि मैंने यही बताया कि एक टाइम पीरियड को दूसरे टाइम पीरियड से क्या ऐसी चीज़ डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि पैलियोलिथिक एज जब हम पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि जो हमारे मनुष्य थे, होमो सेपियंस थे, वो जनरली वो खेती नहीं करते थे और वो जानवर भी नहीं पालते थे। वो बिल्कुल हंटर और गैदरर थे, मतलब घुमंतू भोटिया टाइप के, कि जहाँ जो मिला खा लिए, ठीक है। पत्थर से शिकार करना हो, बस वही है, ठीक है। तो ये हंटर्स गैदरर थे। मेसोलिथिक एज में ऐसा क्या हुआ, मेसोलिथिक एज में जनरली क्या हुआ कि लोग जानवर को पालने लगे, जैसे बकरी हो, बकरी को पालने लगे। उससे क्या हुआ, जब हंटर गैदरर थे ये लोग तो बिल्कुल घूमते रहना है, चीज़ खाने के खोज में बिल्कुल भटक रहे हैं हम लोग। लेकिन जब मेसोलिथिक एज आया, जब एनिमल टेमिंग स्टार्ट हुआ, एक तरह से टेम करना बोलेंगे बिल्कुल शॉर्ट शब्द में, एनिमल टेमिंग जब स्टार्ट हुआ तो उससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लोग अब जानवर की खोज में बाहर नहीं जा रहे हैं, खुद पाल रहे हैं। उनसे जो प्रजनीज हो रही है, प्रजनन हो रहा है, उसमें कुछ को वो खा भी ले रहे हैं और कुछ से दूध भी मिल रहा है। तो एक तरह से उनको मूवमेंट कहीं ना कहीं कम हुआ। मेसोलिथिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा कि एनिमल की जो है एनिमल टेमिंग स्टार्ट हुआ, पशुपालन स्टार्ट हुआ। और नियोलिथिक एज में क्या ऐसा रहा, नियोलिथिक एज में जो है एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। घूम घूम के नहीं, एक जगह सेटल होके एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आया। तो ये हमारा स्टोन एज हो गया, पाषाण काल। स्टोन एज के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा, ये नंबर 1 कर देता हूँ, ये नंबर 2 हो गया, ये होगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया और वैली के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल, वैदिक काल में हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब इसी वही बात हो गई यहाँ भी कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, इसे वैदिक काल को 2 पार्ट में हमने क्यों डिवाइड किया। तो जब हम इसे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इन सारे पैमाने पे, तब हमें एक डिफरेंस पता चलेगा, तब हम कहेंगे नहीं ये काल में इसे 2 पार्ट में हमें विभाजित करना है, ठीक है। वैदिक काल के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे
अगला जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा महाजनपद। ठीक है, महाजनपद जब पढ़ेंगे, इसमें हम टोटल 16 महाजनपद को भारत के मानचित्र पर पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि बिहार के परिदृश्य में कितने महाजनपद, 3 महाजनपद बिहार में थे, और बिल्कुल एक माइन्यूट स्टडी करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चंस छूटने ना पाए। ठीक है, तो महाजनपद के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा मौर्यकाल। मौर्यकाल, मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के टाइम में हम लोग वही चीज़ों को पढ़ेंगे, इकोनॉमी क्या रही, पॉलिटी क्या रही, सोसाइटी क्या रही। ठीक है, मौर्यकाल। मौर्यकाल के बाद जो हमारा आएगा वो पोस्ट मौर्यकाल होगा, मतलब उत्तर मौर्यकाल। उत्तर मौर्यकाल, ठीक है, उत्तर मौर्यकाल, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब मौर्यकाल आया तो अपने जेनिथ पे था इंडिया। इंडिया का एक्सपांस जो है बिल्कुल साउथ इंडिया के टिप से लेकर छोटा सा छोड़कर बिल्कुल अफगानिस्तान तक हम पहुंच चुके थे, और एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का एक जेनिथ था। केंद्रीय जो प्रशासन की नीति थी, इनकी जो स्ट्रक्चर्स था वो बिल्कुल अपने चरम सीमा पर था। और कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें जो लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे हाईएस्ट रही है मौर्यन पीरियड की। ठीक है, जो राज व्यवस्था रही है मौर्यन पीरियड की सबसे हाईएस्ट रही है। लेकिन जब मौर्य काल के आगे हम बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि मौर्य के ही जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो इनके सामंत हैं, उन्होंने कैसे एक दूसरे में लड़के और इन्हें मौर्यन पार्ट्स को डिवाइड किया। नॉर्थ इंडिया अलग और डेक्कन्स जो अलग है और साउथ इंडिया अलग, और उसके दौरान उनके राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें जनरली सतवाहना वगैरह हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया में कौन है और साउथ इंडिया में कौन है। तो उत्तर मौर्यकाल हो गया। ठीक है, जिसमें शुंग वंश हो गया, शुंग डायनेस्टी और अदर डायनेस्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो लेटर मौर्यज में। उत्तर मौर्य, पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, मौर्य काल के बाद हम लोग आएंगे उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य के बाद हम लोग आएंगे गुप्ता पीरियड। बिल्कुल ये बस एक सिलेबस है, हम लोग क्या जर्नी रखेंगे लेक्चर वाइज, बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे। फिर गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे कि जो सोने के सिक्के हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो गुप्ता पीरियड में चले हैं। और सोने के सिक्के शुरू कब हुए थे? सोने के सिक्के शुरू हुए थे कुषाण के समय। कुषाण क्या? कुषाण आ गए मौर्य के बाद, मौर्यन पीरियड के बाद उत्तर मौर्य में कुषाण जो एक डायनेस्टी है उसके अंदर जो उसके फाउंडर कुजुलखिडफिसिस एंड विम, तो विम ने स्टार्ट किया था सोने के सिक्के को, और उनके सिक्के पे भगवान का चित्र, नदी का चित्र और त्रिशूल वगैरह का, उससे ये पता लगाया जाता है कि वो लोग शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, और सबसे जो प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन है वो कुषाण के अगले राजा जो है कनिष्क ने शुरू किया था, जो सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन था। लेकिन गुप्ता पीरियड के कॉइन्स जो थे गोल्ड कॉइन, उसकी प्योरिटी की लेवल उतनी नहीं थी, वॉल्यूम में ज़्यादा था लेकिन प्योरिटी की लेवल उतनी नहीं थी। ठीक है, तो ये आ गया गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में हम लोग टोटल इसको ऑलमोस्ट जो है हर्षवर्धन तक जाएंगे, हर्षवर्धन तक जाएंगे। ठीक है, हर्षवर्धन के साथ ये जो हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। इसके आगे की चीज़ें जो हैं या तो हम इसे बाद में एंशिएंट में ही कवर करें या फिर मिडाइवल के अंदर इसे 2 पार्ट में अर्ली मिडाइवल और लेटर मिडाइवल के बारे में उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो जर्नी रहेगी बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। हमारा ये ओरिएंटेशन क्लास है और हमें बिल्कुल अपने जर्नी के बारे में पता होना चाहिए कि अब इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। स्टोन एज, इन चीज़ों को, इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, वैदिक काल हो, महाजनपद हो, मौर्य काल हो, उत्तर मौर्य काल हो या फिर गुप्त काल हो। ठीक है, इन चीज़ों को इन पैमाने पर टटोलेंगे हम। ठीक है, और एक काफ़ी अच्छा सा क्रिस्प सा नोट हम बनाएंगे ताकि हमें रिवीजन करने में बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, मतलब कहने का हुआ कि कल्चर को हर जगह देखेंगे, इकोनॉमी हर जगह, किस जगह इकोनॉमी अपने टॉप पे थी, सोसाइटी का हाल, जैसे जिस हिसाब से मैंने एजुकेशन के बारे में बताया था, महिलाओं की परिस्थिति के बारे में बताया था, उस हिसाब से तो पता चलता है कि सोसाइटी और जो समाज का जो लेवल था वो वैदिक काल में बहुत ही डेवलप्ड था। और अगर हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे तो उस समय पता चलेगा कि जो शूद्र थे, जो अनटचेबल्स थे, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। उनके बारे में तो यहाँ तक लिखा गया है कि जब वो बिल्कुल शहर में प्रवेश करते थे तो उन्हें बिल्कुल अपने पीठ पे झाड़ू लेके चलना था ताकि जब वो चले तो उनके पैर के निशान धरती पे ना रहे। इस लेवल की सामाजिक स्थिति थी।
लोअर क्लास लोगों के लिए, जो निम्न जाति के लोग माने जाते थे। तो इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन वाइज हम लोग बिल्कुल अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एक बार में स्टोन एज खत्म करेंगे और बिल्कुल भारत के नक्शे पे, मानचित्र पे हम लोग इसको पढ़ेंगे ताकि ये चीज़ें हमें याद रहे। और जो अगर हम इसे इन पैमानों पे पढ़ ले एक बार, तो हमें जो है इनके अंदर की जो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी सॉल्व कर पाएंगे और फैक्चुअल्स तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोन एज, पाषाण काल से। थैंक यू।